हेलो बच्चों, कैसे हो? हमारा मेरे ख्याल से तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखना चालू कर दिया होगा, क्योंकि नया सेशन चालू हो गया, बोर्ड्स ख़त्म हो गए, जेई का सेकेंड अटेम्प्ट भी आ रहा है और उसके बाद आपका सबसे प्यारा आएगा एडवांस का पेपर। तो उसके कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके अंदर जो सारे टॉपिक मैं बच्चों कवर करूँगा ना, वो तुम्हारे मेंस, एडवांस, सब कुछ बढ़िया से होगा। तो एक एक वीडियो को तुम ढंग से देखना, एक एक पार्ट को। मैं अगेन ज़्यादा लंबे लंबे पार्ट्स नहीं खींचता हूँ, जैसे तुम्हें पता है, रीज़न भी क्योंकि आराम आराम से तुम एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए चले जाओगे और तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आता चला जाएगा कि हाँ सर, एक एक टॉपिक अच्छे से होता हुआ जा रहा है, परफेक्टली होता हुआ जा रहा है, कोई भी इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट वाले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पोटेंशियल के बारे में देखा था और उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी भी देखा था, याद है? तो हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखा था, सिस्टम ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद होगा। और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मैं जेई मेंस की बात करूं, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, या फिर स्टेट बोर्ड की भी बात करूं, ठीक है, कोई सा भी आपका बोर्ड्स हो और कोई सा भी आपको कंपटीशन हो, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल अदा करता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उसमें मैं आपको एक डिराइव करके दिखाऊंगा एक्सप्रेशन, कैसे हम एक लंबी जो वायर होती है, एक लॉन्ग वायर, ऐसी सेम चीज़, अगर आपको ध्यान हो, मेरी मैग्नेटिक की वीडियोस किसी ने देखी हो तो सेम चीज़ मैंने वहाँ पे भी डिराइव करवाई हुई है, लेकिन वो मैग्नेटिक के अंदर है। हम यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद मैं गॉस थ्योरम लेके आऊँगा, तो तुम्हारे लिए डेफिनेटली तुम्हें बहुत मज़े आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज़? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, जैसे कि मैं अब यहाँ पे एक चार्ज हूँ, तो मेरे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, राइट? मेरे यहाँ से जो फील्ड लाइंस है वो निकल रही हैं, इधर से भी निकलेंगी, इधर से भी निकलेंगी, हर जगह से निकलेंगी। और अगर आप उस विसिनिटी में आ जाओ, कहते हैं ना मेरा इफेक्ट, मेरा ऑरा, तो अगर आप उसकी विसिनिटी में आ जाओ तो आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर आप नेगेटिव चार्ज हुए तो आप मेरी तरफ खींचे हुए चले आओगे, और अगर आप पॉजिटिव चार्ज हुए तो आप दूर भाग जाओगे। सिंपल सा, यानी कि रिपल्शन होगा। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली सर, हमें मैंने पहले भी बताया है कि उसमें जो फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की ओर होंगी, और अगर मेरा नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली मेरी जो फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर की ओर लाए करेंगी। पॉजिटिव चार्ज होगी तो बाहर, नेगेटिव चार्ज होगी तो अंदर की ओर खींचेंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये मेरा एक चार्ज है स्मॉल क्यू, ठीक है, और क्यू नॉट ले लो, टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको हम जनरली। क्या, कौन सा चार्ज बोलते हैं? टेस्ट चार्ज इसको हम बोलते हैं। ये मेरा कैपिटल क्यू चार्ज है, ये मेरा जो डिस्टेंस है वो आर नॉट है, राइट? तो ये जो आपका जो चार्ज है, ये वाला जो आपका चार्ज है, इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको महसूस हो रही है, यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, राइट? अच्छा, तो उससे भी पहले हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सर? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर हम बात करें, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और ध्यान रखना, क्यू नॉट की जो वैल्यू है वो कम से कम होनी चाहिए, कम से कम। जितनी क्यू नॉट की वैल्यू कम से कम होगी उतना ही बेटर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट? जितनी भी आपकी क्यू नॉट। इसी वजह से हम यहाँ पे लिमिट्स भी यूज करते हैं। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एंड एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ये एक बेटर डेफिनेशन आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्यू नॉट की वैल्यू अगर 1 ले लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से आपका फोर्स ही है। क्यू नॉट की क्यों रीजन भी है उसका, क्योंकि क्यू नॉट भी तो एक चार्ज है भाई, तो वो भी तो अपनी फील्ड छोड़ेगा, इसलिए उसको हम ऑलमोस्ट ना के बराबर ही रखते हैं एज कंपेयर टू दिस। मतलब हम लेते हैं टेंड्स टू 0, इसी वजह से, ताकि उसका इफेक्ट ना आ सके, वो अपना इफेक्ट डालना चालू ना कर दे, हमारा ही इफेक्ट हो। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं
तो इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे सर? बड़ा इजी सा है, कुछ भी नहीं है इसके एक्सप्रेशन में। तो 1/Q0, और जब आपको तो पता ही है कूलम्स लॉ से फोर्स कितना होता है, 1/4πε0 Q इंटू Q0, Q इसके ऊपर चार्ज है, Q0 टेस्ट चार्ज है, ओके, अपॉन R0 का स्क्वायर, राइट। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो डेफिनेटली डायरेक्शन कौन बताता है सर जी? यूनिट वेक्टर, राइट। R0 की वजह R ही ले लो यार, बेटर रहेगा, ठीक है। तो आर कैप एक आपका यूनिट वेक्टर हो गया, क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/Q0, 1/फोर्स की वैल्यू डाल रहा हूँ 4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R क्यूब। आप कहोगे सर ये कैसे आ गया? मैं कहूँगा भाई ऊपर देखो, यूनिट वेक्टर आ गया। और यूनिट वेक्टर क्या होता है सर? सबको पता है, वो वही वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। दिस इज द यूनिट वेक्टर, राइट। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो तभी ये वाला एक्सप्रेशन आपका आया है, क्योंकि डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी ना, यू नीड टू टेल द डायरेक्शन। तो दिस इज द एक्सप्रेशन इफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन क्वांटिटी है तो Q0 से Q0 आप काट दीजिए, तो फाइनल और एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। कि एक काम करता हूं तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R क्यूब, ये लीजिए, और इंटू R कैप। सही है क्लास, राइट। बल्कि R वेक्टर, एक सेकेंड रुको, बेटर है, आर वेक्टर का होल क्यूब और आर यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये कब है? जब आपका फ्री स्पेस में है। अगर आपको भी बात पता है, ये चीज़ मैंने अगेन कूलम्स लॉ में भी सेम चीज़ थी, अगर किसी मीडियम में रखते हो, किसी भी मीडियम में रखते हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, अगर आप इफ़ यू जस्ट पुट दैट चार्ज या पुट दैट सिस्टम इन सम मीडियम जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर k है, तो क्या होगा? E इज इक्वल टू 1/4πε Q इंटू आर कैप अपॉन आर क्यूब का वेक्टर। सही है, आर वेक्टर का होल क्यूब। क्लियर हो गया? ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्लियर। और एप्सिलॉन आपको पता ही है सर, आप तो होशियार हो, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर को हम, आपको पता है जो फेमस है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात सही है नहीं सही है? ठीक है। तो एक्सप्रेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4π, एप्सिलॉन की जगह पे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये E डैश ले लो, है ना, E डैश ले लो। तो E डैश इज इक्वल टू Q इंटू आर कैप अपॉन आर दिस, ठीक है, ये लीजिए। क्लियर हो गया? तो ये जो बचा यानी कि E/K, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या हो जाएगी? K टाइम्स हो जाएगी, जैसे कि फोर्स हुआ करती थी। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी सर, K टाइम्स आपकी डिक्रीज हो जाएगी, जैसे कि आपकी फोर्स हुआ करती थी। क्लियर? तो ये नॉर्मल एक्सप्रेशन थे हमारे, बेसिक एक्सप्रेशन थे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब क्लास जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, तो बहुत काम की चीज़ है, तुम भी खुश हो जाओगे, ठीक है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये मैंने उसमें भी बताया था आपको, वैसे यहाँ पे भी वही है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट होता है Q/L या Q/dl। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका ये सिग्मा से डिनोट होता है Q/A, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से डिनोट होता है Q/V, है ना। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज ड्यू टू स्ट्रेट वायर, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला भी था। चलो आज हम उसके बारे में देखते हैं, जो आपके नॉर्मल एनसीईआरटी में भी नहीं है, और ये एडवांस के अंदर आपका एक कहते हैं ना खूबसूरत लम्हा बना देती है। सही बता रहा हूँ, बहुत तुम्हें अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आ जाएगा। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, स्ट्रेट वायर, ठीक है।
सेम ऐसे एक्सप्रेशन मैंने आपको मैग्नेटिक में भी सिखाया था। तो अगर एक वायर है, एक यूनिफॉर्मली वायर है, ये हमने पॉजिटिव्स इसको हमने कहते हैं ना बाल्टी में डाल दिया, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली छोड़ेगी, है ना, इधर भी छोड़ेगी, इधर भी छोड़ेगी। इधर तो हम मान के नहीं चलते, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में हम मान के चलते हैं। तो मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। डायग्राम एक बार बुक से तुम्हारा बना देता हूँ ताकि तुम्हें भी दिक्कत ना आए भाई, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका लैम्डा है, और ये मेरा जो डिस्टेंस है वो r है। यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ से यहाँ का इसका कनेक्शन किया है, यहाँ से इसका कनेक्शन किया है, ठीक है। अब मैंने एक एलिमेंट ले लेता हूँ, छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ dy यहाँ से, जो कि सेंटर जो आपने माना है यहाँ से जो उसकी दूरी है वो y है, क्लियर। तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये छोटा सा जो एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लो सर जी वो d थीटा है। कितना है? d थीटा, ठीक है, छोटा सा एंगल। और ये जो एलिमेंट है वो ऊपर की साइड से यहाँ तक एंगल कितना बना रहा है सर? θ1 जो इन्होंने दिया है। और ध्यान रखना जहाँ से है वहाँ से वहाँ तक का आना चाहिए। और नीचे वाला जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है वो कितना एंगल बना रहा है? ये लो, ये एंगल थीटा है, जो ये आपका एलिमेंट जहाँ से चालू हो रहा है सेंटर P पर, और ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका θ2 है। सही है। अब देखो कितना आसान हो जाएगा करना। वेरी 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 सिंपल। क्या किया है मैंने, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये मेरी एक वायर है, लंबी सी वायर है, और इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, यानी कि Q/L। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना बताया था? Q/L, ठीक है। ये पूरी वायर है। अब इसकी वजह से यूनिफॉर्मली वायर है तो एक एलिमेंट तो लेना बनता है। तो इस पॉइंट पर ध्यान रखना, इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालनी है सर जी? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट माना, सेंटर वाला मान लो या जैसे भी मान लो, एक पॉइंट माना, यहाँ पे O नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मान के चलता हूँ dy। एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है? dy है, जो कि सेंटर से यहाँ से जो दूरी है वो कितनी है? y है। अब ये जो एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो कहते हैं ना सेंटर से, वो जो दूरी है वो कितनी है? थीटा एंगल पे एंगल सबटेंडेड है। बट जो dy एलिमेंट है सर, वो एलिमेंट एंगल कितना बना रहा है? d थीटा। और ऊपर से और जो नीचे से ये आपका जो एंगल है ये कितना है? θ1 है। और ये आपका एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? कहाँ से कहाँ तक की जो रेंज है पॉइंट की, वो θ2 है, ठीक है। इन जनरल मैंने इसको थीटा माना है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इस पर इतना जो छोटे से एलिमेंट है उस पर चार्ज निकालूंगा। तो चार्ज कैसे निकालूंगा सर? लेंथ dy है, तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dy, ठीक है, लैम्डा dy। और अब बात आती है कि सर लैम्डा dy, हाँ बिल्कुल सही है, लैम्डा dy। अब dy की जो लेंथ है वो हम कैसे निकाला जाए, ठीक है। लैम्डा dy, तो y की जो लेंथ है, ठीक है, एक काम करते हैं, d लैम्डा dy। अब y की जगह पर मैं लिख सकता हूँ, ये रेडियस r दूरी पे है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस y/r। तो y की दूरी कितनी है? r tan थीटा। तो यहाँ डाल देता हूँ r tan थीटा, आ गया। अच्छा जी, अभी डिफ्रेंशिएशन ऑफ r tan थीटा है, तो r तो बाहर आ जाएगा, और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सबको पता है कितना होता है? sec² थीटा, या नहीं, sec² थीटा या d थीटा है ना, sec² थीटा d थीटा। आगे नहीं आ गया? तो डिफ्रेंशिएट अगर मैंने इसको किया तो यानी कि मेरे पास जो dq की वैल्यू है सर वो आ गई, राइट। अब इसकी वजह से मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इस एलिमेंट की वजह से, वो निकल रही है सर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE। और अगर ये एंगल थीटा है तो सर ये भी एंगल थीटा होगा, होगा नहीं होगा मेरे ख्याल से बच्चों, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। और अब DE ये बन जाएगा कॉस थीटा, और ये बन जाएगा DE साइन थीटा, सही है। दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया।
डी ई कॉस थीटा आपका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो गया वायर से, और डी ई साइन थीटा आप बोल सकते हो सर मेरी वायर के पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है वो हो गया। सही है, डी ई साइन थीटा आपका पैरेलल वाला कंपोनेंट और डी ई कॉस थीटा आपका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब डी क्यू की वैल्यू भी मुझे पता लग गई। अब मुझे जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट मुझे वो लिखनी होगी। तो डी ई इज इक्वल टू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन चार्ज कितना है डी क्यू, ठीक है, अपॉन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सर ये निकालना पड़ेगा, राइट। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे सर, देखते हैं। कॉस थीटा देखता हूँ, कॉस थीटा कितना होता है, बेस आपको पता है, ठीक है, आर आपको आर के टर्म्स में चाहिए ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है आर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमें निकालना है। इसको आप एक्स मान लो, तो एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा यानी कि आर सेक थीटा। तो ये दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सही है गुरु, राइट। अब डी क्यू की वैल्यू आपने अच्छे काम किया है, तो डी क्यू की वैल्यू भी निकाल दो भाई, यही मेन चीज़ है। आपको इसमें फिजिबिलिटी आ गई ना एक बार तो टेंशन नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की वैल्यू कितनी है, लैम्डा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। कितनी अच्छी बात है, देखो हैप्पी बर्थडे हो गया इसका तो, ठीक है। इधर से आर कट गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। सही है भाई, इसको बाहर ले लें अच्छे बच्चों की तरह, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये वाली निकली है। अब उसके दो कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे आपको बताया परपेंडिकुलर और पैरेलल वाला। तो ई परपेंडिकुलर वाला अगर मैं कंपोनेंट देखूं तो उसको कितना आएगा, डी ई कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी सर जी, आप देखोगे जो लिमिट जा रही हैं θ1, अगर आप नोटिस कर रहे हो मेरे ख्याल से -θ2 से आएगा, हाँ, क्योंकि नीचे से ऊपर तक जा रहे हो आप, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है। याद करिए मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आपका जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे, राइट, ऐसे जा रहा है तो इट विल टेकन एज पॉजिटिव, याद है। और अगर आपका वो क्लॉकवाइज एंगल जा रहा है तो इट इज टेकन एज नेगेटिव, याद है नहीं याद है, ओके। तो यहाँ पर आपका नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ये ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, है ना, तो क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसका मतलब θ2 विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो लोअर लिमिट रहेगी, यही मेन है क्लास, क्वेश्चन आपको लगाना, ठीक है। तो θ2 हो गया, और ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो θ1 आ गया। तो ये जहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट है ये -θ2 से θ1 आ गया। तो इंटीग्रेशन डी की वैल्यू डाल देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, वो तो कांस्टेंट रहेगा, और ठीक है लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, तो लैम्डा अपॉन आर, और डी ई तो कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट्स आ गई -θ2 से θ1, ठीक है। ये हो गया मेरा ई परपेंडिकुलर। तो ये लिख लिया क्या बच्चों, एक काम करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ। तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, इसको बाहर ले लो, तुम भी कहोगे कि सर पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन थीटा, याद है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना था, प्लस साइन थीटा, और लिमिट्स -θ2 से, और ये θ1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर साइन θ1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा साइन θ2। क्लियर हो गया ये। तो ई परपेंडिकुलर वाला मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। क्लास ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला, सिंपल सा था, मेन चीज़ ये थी हमारी इसके अंदर। आई होगी बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो निकाल दो चुपचाप से, सेम वे में। कैसे निकालोगे, यहाँ निकाल दो। ई पैरेलल वाला कैसे निकलेगा,
1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0 लैम्डा बाय आर, ये मेरा एक्सप्रेशन कितना था, लैम्डा बाय आर साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा डी थीटा, तो इंटीग्रेशन साइन थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स आएंगी सेम -θ2 से +θ1, तो 1/4πε0 लैम्डा बाय आर, माइनस साइन ले लेते हैं बाहर, तो cos θ1 माइनस cos थीटा ऑफ -θ2, ठीक है। cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, आप सबको पता है, ठीक है। तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये माइनस साइन बाहर आ गया, तो cos θ2 माइनस cos θ1, cos θ2 माइनस cos θ1, राइट। तो तुम्हारा एक्सप्रेशन बाबू उसको मैं नीचे लिख देता हूँ बाद में, तो 1/4πε0 लैम्डा बाय आर cos θ2 माइनस cos θ1, ये मेरा ई पैरेलल वाला पार्ट आ गया, ठीक है। ये ई पैरेलल मतलब ये जो वायर के जो पैरेलल कंपोनेंट होगा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो ये होगा। मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ में आई होगी इसकी, या नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कह सकता हूँ, एडवांस के लिए ये चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए। क्वेश्चंस किसी फॉर्म में भी आ सकता है, किस तरीके से, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस तुम्हें भी पता नहीं आता, बट ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा यूज़ होगा कि किस तरीके से इस एलिमेंट को हम ले रहे हैं, राइट। किस एलिमेंट को हम कैसे ले रहे हैं, मतलब उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, राइट। ये जो आपने पॉइंट लिया है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, सर ये ऊपर से वायर लेके चल रही है, ये क्लियर है। इसकी केसेस भी अगर लेना चाहो ले सकते हो इफ़ यू वांट, कि सर अगर ये इनफाइनाइट वायर है, अब आप आराम से, तो θ1 और θ2 क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। आपको पता ही है अगर लंबी वायर है तो ये एंगल ऐसा लगेगा, ऊपर वहाँ से वहाँ तक आ रहा है तो ये ऐसा लगेगा 90 डिग्री, और नीचे से भी 90 डिग्री, तो θ1 और θ2 दोनों के दोनों कैसे लगेंगे 90 डिग्री दिखेंगे, राइट। तो 90 डाल दोगे, दोनों कंपोनेंट अपनी अपनी वैल्यू ले आएंगे। तो ये मेरा जर्नल एक्सप्रेशन आ गया आपका, इसका भी और इसका भी। डायरेक्ट याद रख लो, रखना हो रख सकते हो, बट मैं कहूँगा प्रोसेस को समझो कैसे निकाल रहे हैं, उससे तुम्हें और ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ अच्छे से, पक्का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक और नया टॉपिक इसी के रिलेटेड अगेन मैं लेके आऊँगा, एक एक टॉपिक लेते हुए जा रहा हूँ, ताकि तुम्हें भी जल्दी जल्दी तुम्हारा चीज़ें टॉपिक ख़त्म भी हो और तुम्हें बोरिंग भी ना लगे, ठीक है। चलिए, तो क्या कहूँगा, सीखते रहिए, करते रहिए TCC के संग। थैंक यू।